रामनगर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन किसानों की किस्मत हमेशा मौसम के भरोसे रहती थी। गांव की गलियां संकरी थीं, जहां मिट्टी के घरों की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और हर घर की छत पर सूखी घास के ढेर पड़े रहते थे। सर्दियों का मौसम यहाँ खासा कठोर होता था। हवा में ठंडी सिहरन, कोहरे की चादर और रातों में हड्डियां कंपकपाने वाली सर्दी। इसी गांव में रहता था श्यामलाल, एक मेहंदी किसान जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी। उसका चेहरा सूरज की तेज धूप और कड़ी मेहनत से झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में एक ईमानदार चमक हमेशा बनी रहती थी। श्यामलाल की पत्नी गीता थी, जो घर संभालती थी और 2 बच्चों की माँ थी। उनका बड़ा बेटा विजय 12 साल का स्कूल जाता था और घर के कामों में हाथ बटाता था। छोटी बेटी सीता 10 साल की खेलकूद में मगन रहती थी, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर बीमार पड़ जाती थी। परिवार की जिंदगी साधारण थी, खेती से मिलने वाली फसल पर निर्भर, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखे और बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी थी। एक शरद सुबह, जब कोहरा गांव को अपनी गोद में समेटे हुए था, श्यामलाल अपने छोटे से घर में बैठा था। हवा में ठंड की सिहरन थी और उसके हाथ में थी चाय की प्याली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई रामदास साहब की। अरे श्यामलाल, सुनो, मैं आया हूँ अपने पैसे लेने। रामदास ने कड़क आवाज में कहा। उनकी आवाज में वो अधिकार था जो अमीरों की होती है। श्यामलाल रसोई में गया और गीता से बोला, सुनो, साहब आए हैं, जो पैसे जमा किए थे वो लाओ, देना पड़ेगा। गीता रसोई में काम कर रही थी। उसने सिर उठाकर देखा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। थोड़े से ही तो पैसे हैं श्यामलाल, अगर ये भी दे दिए तो कंबल कहाँ से लाएंगे? माघ की सर्दी शुरू हो गई है, खेतों में रात कैसे कटेगी बिना कंबल के? विजय और सीता को भी ठंड लग रही है, तुम साहब से कह दो, फसल कटने पर बाकी पैसे दे देंगे। श्यामलाल बाहर चला गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोचने लगा, सर्दी सिर पर है, बिना कंबल के रातें नहीं कटेंगी, लेकिन साहब बिना पैसे लिए तो जाएंगे नहीं। अगर नाराज हो गए तो और ब्याज लगा देंगे। वो वापस अंदर आया और बोला, गीता, पैसे लाओ, दे देते हैं। साहब मानेंगे नहीं, किसी तरह पीछा छुड़ाएं, फिर कंबल का जुगाड़ करेंगे। जुगाड़? कौन सा जुगाड़ बताओ तो जरा, दूसरा इंतजाम क्या है? साहब का कर्ज तो कभी खत्म होता ही नहीं, हर महीने आ जाते हैं और ब्याज बढ़ाते जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम ये खेती छोड़ क्यों नहीं देते? दिन रात मर मर के काम करो, फसल हो तो सारा कर्ज में चला जाए। ऐसी खेती से क्या फायदा? मजदूरी कर लो, कम से कम शाम को 2 रोटी तो मिलेगी बिना चिंता के। मैं पैसे नहीं दूंगी। श्यामलाल का दिल बैठ गया। वो जानता था कि गीता की बात में दम है। पिछले साल भी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन सारा पैसा कर्ज में चला गया। विजय और सीता को नए कपड़े तक नहीं दिला पाए थे, लेकिन क्या करता? गांव में मजदूरी भी कम थी और खेती ही उनका पुश्तैनी काम था। तभी बाहर से रामदास की आवाज गूंजी, अरे श्यामलाल, जल्दी कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कर्ज चुकाएगा कि नहीं, या फिर मैं गांव के सरपंच से कहूं कि तेरा खेत गिरवी रखा जाए। हाँ, देखा, साहब मानेंगे नहीं। लाओ पैसे, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे, शायद पड़ोसी से उधार ले लें। गीता ने गहरी सांस ली। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन परिवार की चिंता ज्यादा थी। हाँ ठीक है, उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा और एक पुराने संदूक से पैसे निकालकर श्यामलाल को थमा दिए। ये पैसे जो उन्होंने कंबल के लिए बचाए थे, सीता की दवा के पैसे काटकर, विजय की किताबें ना खरीदकर। न जाने ये साहब से कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। इस कर्ज की गुलामी से तो मुक्ति मिले। अच्छी खेती है, मेहनत करके लाओ, वो भी सब कर्ज में झोंक दो। श्यामलाल ने पैसे लिए और बाहर चला गया। साहब जी, ये लीजिए, अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। रामदास ने पैसे गिने और भौहें चढ़ाईं। ये क्या श्यामलाल, ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। क्या सोचा है, मैं मुफ्त में कर्ज देता हूँ? साहब जी, फसल कटने के बाद बाकी दे दूंगा, अभी मेरे पास यही है। श्यामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में विनती थी, लेकिन रामदास का दिल पत्थर का था। ठीक है, फसल कटने के बाद आऊंगा
और तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरा भला नहीं होगा, समझा? इतना कहकर रामदास वहां से चले गए। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, हाँ, कम से कम अभी तो पीछा छूटा। लेकिन अब कंबल का क्या होगा? ठंड बढ़ती जा रही है। श्यामलाल का परिवार गरीब था। खेती ही उनका एकमात्र सहारा थी। उसने खेती के लिए रामदास से कर्ज लिया था, लेकिन साहब ने इतना भारी ब्याज लगाया कि कर्ज की रकम 4 गुना हो गई थी। इसे चुकाने में श्यामलाल की कमर टूट रही थी। गांव में और भी कई किसान रामदास के कर्ज के जाल में फंसे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था। सरपंच भी साहब से डरता था। श्यामलाल ने सोचा, कभी तो ये कर्ज खत्म होगा, लेकिन ठंड के इस मौसम में परिवार को कैसे बचाऊं? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रामनगर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। माघ की सर्दी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सूरज की पहली किरण भी मुश्किल से दिखती। लोग घरों में दुबके रहते और खेतों में काम करना दूभर हो गया था। श्यामलाल रोज सुबह उठकर खेत जाता, लेकिन ठंड से उसके हाथ सुन्न हो जाते। विजय और गीता को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो रहा था। गीता कहती, माँ, ठंड लगती है, स्कूल मत भेजो आज। ठीक है बेटी, आज तुम घर पर ही रहो। वैसे भी आज बहुत ठंड पड़ रही है। इसी गांव में एक बुजुर्ग विधवा शांतिबाई रहती थी। वो अकेली थी, कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं। शांतिबाई की उम्र 70 के करीब थी, लेकिन ठंड में उसका शरीर और भी कमजोर हो जाता था। उसके पति की मौत कई साल पहले हो गई थी और बेटा शहर चला गया था, कभी लौटा ही नहीं। शांतिबाई गांव में घूम घूम कर लकड़ी और गोबर इकट्ठा करती और उससे उपले बनाकर बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। उसके घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दीवारें मिट्टी की थी और छत पर घास पड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा चूल्हा, बस यही उसकी दुनिया थी। एक दिन शांतिबाई सुबह उठी। ठंड से उसके जोड़ दर्द कर रहे थे। हाय राम, आज तो ठंड हड्डियां जमा रही है। इतनी सर्दी में काम कैसे करूं? लेकिन ना करूं तो भूखी मर जाऊंगी। वो कांपते हाथों से अपनी पुरानी साड़ी लपेटी और गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हवा की ठंडी लहरें उसके शरीर को चीरती जा रही थीं। गांव पहुंचकर वो आवाज लगाने लगी, उपले ले लो मेरे बनाए उपले, एक में पूरा खाना बन जाएगा। ले लो रे उपले ले लो। लेकिन ठंड इतनी थी कि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांकते, लेकिन कोई खरीदने नहीं आता। शांतिबाई निराश होकर सोचने लगी, आज तो कोई खरीदने नहीं आया। ठंड भी बहुत है, लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, वरना खाना कहाँ से आए। पिछले हफ्ते भी 2 दिन भूखी रही हूँ। वो एक घर के बाहर रुकी और फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी एक युवक ने पुकारा, अरे अम्मा, जरा रुक, मुझे भी कुछ उपले दे दे। हाँ बेटा, ले ले, बाहर बहुत ठंड है। जल्दी बता कितने चाहिए। अम्मा, पैसे तो अभी नहीं है, कल दे दूंगा, घर में छुट्टे नहीं है। बेटा, पैसों की जरूरत है, कुछ भी दे दे, भले थोड़ा सा आटा या चावल। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा गेहूं है, इसे रख लो। युवक ने कहा और गेहूं का छोटा सा थैला थमा दिया। चलो, आज इसी से काम चल जाएगा। शांतिबाई ने गेहूं लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। हाय राम, ये सर्दी तो जान ले लेगी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो रजाई ओढ़कर चूल्हे के पास बैठूंगी। बुढ़ापे में ये ठंड अब सहन नहीं होती। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। शांतिबाई किसी तरह घर पहुंचे। झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा अंदर घुस आई। वो चूल्हे के पास बैठ गई। राम जी, थोड़ी राहत तो मिली। आज तो ऐसा लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे। अब ये गेहूं पीसकर रोटी बनाऊंगी, लेकिन हाथ काम नहीं करते। वो चूल्हा जलाने लगी, लेकिन लकड़ियां गीली थी। धुआं उठा, आंखें जलने लगी। फिर भी उसने रोटी बनाई और खाई। रात में वो चारपाई पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आई। ठंड उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी।
ठंड का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव वाले सर्दी से परेशान थे। श्यामलाल के घर में भी हाल बेहाल था। विजय और सीता ठंड से कांप रहे थे। गीता उन्हें पुरानी चादरों में लपेटती, लेकिन क्या फायदा। श्यामलाल खेतों में काम करता, लेकिन ठंड से उसका शरीर अकड़ जाता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अचानक आकाश में बादल घिर आए। कड़कड़ाती बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाय राम, इतनी ठंड में ये बारिश! अगर ये बारिश यूं ही चलती रही तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इतनी मेहनत से तैयार की थी, बीज बोए, पानी दिया, खाद डाली, अब सब पानी में डूब जाएगा। चिंता मत करो, पहली बारिश है, सुबह तक थम जाएगी। राम जी सब ठीक कर देंगे। राम करे ऐसा ही हो। श्यामलाल ने कहा। वो बच्चों के पास बैठ गया। विजय बोला, पापा, बाहर बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर जाएगा। ठंड बहुत है गीता, कोई कंबल हो तो निकालो। कंबल कहाँ से लाऊं? जो पैसे थे वो तो साहब ले गए। अब बस एक पुरानी चादर है जो बच्चों को उड़ा दी है। घर में अब कोई कंबल नहीं। देखो, सीता का चेहरा पीला पड़ गया है। हाय राम, ये कैसी मुसीबत! इतनी ठंड में एक कंबल तक नहीं। चलो चूल्हा तो जला दो, कुछ गर्माहट तो मिले। गीता ने चूल्हा जलाया। पूरा परिवार चूल्हे की गर्मी में बैठकर रात काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छत से पानी टपक रहा था। श्यामलाल ने बाल्टी रख दी। पूरी रात जाग कर काटी। बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। तापमान गिरता गया। अगले दिन भी बारिश जारी रही। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गईं। लोग घरों में कैद हो गए। श्यामलाल खिड़की से बाहर देखता, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। 3 दिन तक बारिश होती रही। चौथे दिन भी जारी रही। पांचवें दिन जब बारिश रुकी तो श्यामलाल खेत देखने गया। रास्ते में कीचड़ में पैर फिसलते खेत पहुंचा तो दिल बैठ गया। सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। गेहूं के पौधे सड़ गए थे। सब्जियां बह गई थीं। हाय राम, ये क्या हो गया? सारी फसल बर्बाद। अब इस ठंड में हम क्या करेंगे? साहब परसों आएंगे कर्ज लेने। मेरे पास तो कंबल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। ये सर्दी की रातें कैसे कटेंगी? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो रोते हुए घर लौटा। घर पहुंचकर गीता से बोला, गीता, चूल्हा जलाया है? ठंड के साथ हवा भी तेज है। हाँ, जलाया है। बच्चों का बुरा हाल है। सीता को बुखार हो गया है। विजय भी कांप रहा है। सब बर्बाद हो गया गीता। फसल का एक दाना नहीं बचा। हम तबाह हो गए। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैंने कहा था साहब को पैसे मत दो। अब बिना कंबल के ये ठंडी रातें कैसे कटेंगी? खिड़की टूटी है, हवा घर में घुस रही है, बच्चे कांप रहे हैं। बस ये चूल्हा ही सहारा है और इसकी लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। लगता है हम ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत कर, मैं जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाओ, ठंड बहुत है। बजरंगी काका से मदद मांगो, वो सबकी मदद करते हैं। श्यामलाल बजरंगी काका के घर जाने लगा। रास्ते में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। सफेद बर्फ की चादर बिछने लगी। हाय राम, ये क्या? बारिश के बाद अब बर्फ? हम गरीबों की जान ही ले लोगे। वो कांपते हुए बजरंगी काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियां दे दो। ठंड इतनी है कि जंगल नहीं जा सकता। चूल्हा ठंडा होने वाला है। ठीक है श्यामलाल, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, ले जा, लेकिन सुबह जंगल से ले आना। मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। श्यामलाल लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। सीता, ये लकड़ियां हैं, एक एक करके जलाना, रात कट जाएगी। उस रात परिवार ने चूल्हे की गर्मी से किसी तरह रात गुजारी। बर्फबारी जारी रही और घर की दीवारें ठंडी हो गईं। अगली सुबह रामदास फिर आधमका। श्यामलाल, बाहर आ, मेरे कर्ज के बाकी पैसे दे। ठंड बहुत है, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। श्यामलाल बाहर आया। उसका चेहरा पीला था। साहब जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं। कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मजदूरी करके कर्ज चुकाऊंगा। तेरे बहाने नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए।
नहीं दे सकता तो ये घर और खेत मेरा हुआ। अभी निकल जा यहाँ से। साहब जी रहम कीजिए, इस ठंड में मैं बच्चों और बीवी को कहाँ ले जाऊं? ये झोपड़ी ही मेरा एकमात्र ठिकाना है। मुझे इससे मतलब नहीं, घर खाली कर। रामदास ने कठोरता से कहा और चले गए। बेचारा श्यामलाल, गीता और उनके बच्चे ठंड में भटकने लगे। बर्फ गिर रही थी, रास्ते फिसलन भरे थे। राधा का बुखार बढ़ रहा था। मुझसे अब और नहीं चला जाता। सीता की तबीयत खराब है। अगर ऐसे ही भटकते रहे तो हम सब मर जाएंगे। दिन ढल रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। दूर एक पुरानी कुटिया दिखी। गीता, वहाँ एक कुटिया है, चलो वहाँ पूछते हैं, शायद कोई हमें पढ़ा दे दे। वे कुटिया के पास पहुंचे। कोई है इस गरीब की मदद करे? श्यामलाल ने कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है कोई नहीं है, चलो अंदर देखते हैं। कुटिया में एक चारपाई, कुछ पुराने कपड़े और एक चूल्हा था। हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, मालिक आएगा तो अपनी मजबूरी बताएंगे। उन्होंने चूल्हा जलाया और बच्चों को पास बिठाया। गर्माहट से कुछ राहत मिली। चूल्हा ठंडा होने वाला है, कुछ लकड़ियाँ ले आओ। श्यामलाल लकड़ियों की तलाश में निकला। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो ठंड में जमीन पर गिरी थी। वो शांतिबाई थी। अम्मा उठो, क्या हुआ? लगता है ठंड की वजह से बेहोश हो गई। श्यामलाल ने सोचा और उसे कुटिया में ले आया। गीता ने पूछा, ये कौन है? पता नहीं, जमीन पर गिरी थी, ठंड की वजह से बेहोश हो गई। इन्हें चूल्हे के पास लेटाते हैं। थोड़ी देर बाद शांतिबाई की आंखें खुली। अरे तुम कौन हो? मैं तो घर जा रही थी, ठंड में चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ी। अम्मा, ये आपकी कुटिया है। मैंने आपको बेहोश देखकर यहाँ लाया। हाँ बेटा, ये मेरा घर है, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? श्यामलाल ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। कर्ज, फसल की बर्बादी, घर से बेदखली। शांतिबाई ने गुस्से से कहा, हाय राम, उस जालिम साहब का सत्यानाश हो। बच्चों पर भी तरस नहीं आया। बेटा, उन उपलों को चूल्हे में डाल दे, आग बुझने वाली है। अम्मा, आप चिंता मत करो, जब तक चाहो हम आपके साथ रह सकते हैं। मेरा तो कोई नहीं। अम्मा, ऐसा मत कहो, अब हम आपके साथ हैं। गीता ने शांतिबाई को पानी पिलाया और बच्चे उनके पास बैठ गए। उस रात वे सब चूल्हे के पास बैठे रहे। शांतिबाई ने पुरानी कहानियां सुनाई और बच्चों को हंसाया। अगली सुबह हल्की धूप निकली। गांव वाले धूप सेकने बाहर आए। श्यामलाल ने कहा, देखो अम्मा, इतने दिन बाद धूप निकली। हाँ बेटा, चलो धूप लेते हैं। शांतिबाई ने कहा, ठंड कम हुई थी लेकिन दिल में सुकून था। अम्मा, आज मैं आपके उपले बेच आता हूँ। ठीक है बेटा। श्यामलाल उपले लेकर गांव में निकला। उपले ले लो, अच्छे उपले, खाना झटपट बनेगा। वो चिल्लाने लगा। लोग आए, उसकी मेहनत देखी और सारे उपले खरीद लिए। श्यामलाल के हाथ कुछ पैसे आए। उसने शांतिबाई के लिए दवा, बच्चों के लिए खाना और थोड़े फल खरीदे। कुटिया में लौटते ही सीता और विजय खुशी से उछल पड़े। पापा खाना लाए? हाँ, आज राम जी ने हमारी सुन ली। बेटा, तेरा दिल सोने का है। गरीब है पर इंसानियत अमीरों से ज्यादा है। रात को सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। कुटिया में हंसी गूंज रही थी। शांतिबाई भजन गाने लगी। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। श्यामलाल बाहर गया। रामदास खड़े थे। उनका चेहरा बदला हुआ था। श्यामलाल ने निराशा से कहा, साहब जी, अब मेरे पास कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया। श्यामलाल, मैं लेने नहीं, देने आया हूँ। जब तूने शांतिबाई और मेरे नौकर सुभाष की जान बचाई थी, वो ठंड में गिर पड़ा था और तूने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। तब मुझे अपनी गलती समझ आई। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। ये ले, तेरे खेत के कागज और कुछ पैसे। अब तुझ पर कोई कर्ज नहीं। साहब जी, आपने तो मेरा संसार लौटा दिया। नहीं श्यामलाल, तूने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। रामदास ने कहा और चले गए। देखा श्यामलाल, भगवान देर से सुनता है पर सुनता जरूर है। राम जी ने आज इस कुटिया में उजाला कर दिया। उस दिन से श्यामलाल का परिवार और शांतिबाई एक साथ रहने लगे।